बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी का दिन, ये दिन हम इस याद में मनाते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीर से उठने वाली वो आवाज़ें कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये हुर्रियत रहनुमा की वो आवाज़ थी कि जिसकी आवाज़ में लग्जिश तो हल्की सी थी, लेकिन वो कुव्वत का ऐसा इस्तारा था कि भारतीय अफवाज उसके सामने डर के मारे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करती थी। वो बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा जिसने अपनी आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि वहां पर हर कश्मीरी नौजवान के जिसकी रगों के अंदर वो खून सरायत करता था, कि जिसके अंदर जज्बा, जुनून, हिम्मत, हौसला और आज़ादी की मज़ाहमत शामिल होती थी। वहां से उठने वाली आवाज़ों ने ऐवानों को लरज़ाया। वहां से उठने वाली आवाज़ों ने दुनिया को बतलाया कि हम पाकिस्तान का साथ देने वाले हैं, हम पाकिस्तानी हैं और कोई भी कुव्वत या जबर हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। उनके हलकूम से निकलते हुए नारे दुनिया को यह बावर करवाते रहे, वो चाहे मीर वाइज उमर फारूक की आवाज की सूरत में हो, चाहे यासीन मलिक की आवाज की सूरत में हो, चाहे सैयद अली गेलानी की आवाज की सूरत में हो। वो आवाजें दुनिया में अब भी गूंजती हैं। वो आवाजें मांद नहीं पड़ने वाली और उन आवाजों को दुनिया के ऐवानों में पहुंचाने के लिए हम बतौर पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करते रहे हैं, अदा कर रहे हैं और अदा करते रहेंगे। नाज़रीन, इसी से बात का आगाज़ करेंगे और फिर आगे जाकर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। राना साहब, क्या समझ कि आज के दिन पाकिस्तानी अक़वाम दुनिया भर में जहाँ पर भी बसते हैं, कि हमने अपना हक़ अदा कर दिया है या हमें अपना हक़ अदा करने में मज़ीद कोशिश करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासर, हक़ तो हमने अभी अदा नहीं किया। कश्मीर तो हमसे बहुत कुछ मांग रहा है, इतना कुछ मांग रहा है कि अगर हम सब मिलकर भी कोशिश करें तो शायद वो हक़ अदा ना कर सकें। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया। बुरहान वानी हो, सैयद अली गेलानी हो, यासीन मलिक हो, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों शुहदा हों, वो माएँ बहनें जिनकी लाशें नहीं मिली, वो बहनें जिनकी अस्मत दरी करने के बाद उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, वो नौजवान जो पाकिस्तान का नारा लगाते थे और उनकी ज़बानें काट दी गई, उन्होंने पाकिस्तान के साथ आज भी कश्मीर के अंदर यही बात चल रही है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आप पूरे कश्मीर से आपको एक आवाज़ आती है ऐसी कि हम हिंदुस्तानी हैं? कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को पसंद ही नहीं करते। हिंदुस्तान, वहाँ पे एक कब्ज़ा माफिया है, एक जालिम है, एक डिक्टेटर है, वहाँ पे हकूक़ गस्ब करने वाला है। तो आज हमने अपना सिर्फ इतना हक़ ज़रूर अदा किया है पाकिस्तान ने, आज क्या हर रोज़, कि हम कश्मीर का नारा ज़िंदा रखते हैं, पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ते हैं कि उठो कश्मीर को इंसाफ दो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता ना, अफसोस, बल्कि अफसोस से भी आगे जाके हमें ये बात कहना पड़ती है कि दुनिया के वो तमाम बड़े, तमाम दुनिया की वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर यूरोपीय यूनियन, दुनिया में मज़ालिम बर्बाद करने वाले लोग कश्मीर पर खामोश हैं, उसी तरह जिस तरह फ़लस्तीन पर खामोश हैं। तो यह सर, कश्मीर ने आज़ाद होना है। आज़ादी की जंग बहुत कुछ मांगती है और कश्मीर आज़ाद होगा, आप देखिएगा। और हमेशा जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, और इतना बढ़ जाए कि जिसकी इंतहा कोई ना हो, तो फिर उसके बाद होता क्या है? उसके बाद जुल्म का ख़ात्मा होता है। जब कोई इंसान ये समझना शुरू कर देना कि मैं कुल हूँ, सारी ताकत मेरे पास है, कोई हुक्मरान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, तो फिर एंड हो जाता है, दी एंड होता है। और दी एंड होना शुरू हो गया है। आपको नज़र आएगा
कि अब उन शहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। आपको नज़र आएगा कि अब होता क्या है। मैं ना अक्सर अब इंडियन फिल्मों को जब थोड़ा सा स्टडी करता हूँ ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि अब इंडिया पहले कुछ और बनाता था, अब सारी फिल्में कश्मीर की बना रहा है और वो फिल्म के ज़रिए तासर देने की कोशिश कर रहा है कि जनाब कश्मीरी जो है हम कश्मीरियों के साथ बड़े अच्छे हैं। और कुछ लोग वो हम पे डाल देता है पाकिस्तान पे कि वहाँ से तरबियत लेके आते हैं, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान से तरबियत ये मिलती है कि कश्मीर हमारा है, नारा मिलता है ना। हमने कभी अगर पाकिस्तान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो इनको याद होना चाहिए कि इन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान के साथ शरारत की कोशिश की थी, तो इसका इंजाम क्या हुआ था। और जिस दिन पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया कि हम कब्ज़ा माफिया से ला रहे हैं ना, और कब्ज़ा माफिया से जब कब्ज़ा छुड़ाया जाता है ना, तो यासर फिर वो कोई जारहियत नहीं होती, वो अपना हक वापस लेना होता है, वो कानूनी हक है। और जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया तो इंशाल्लाह वो दिन तो आएगा, मिनटों लगेंगे। वो दिन तो आएगा कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाएगा। वो दिन तो आएगा कि जब आज़ादी का सूरज जो है वो कश्मीर की वादियों में तुलू होगा। वो दिन तो आएगा कि जब वहाँ पर शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और समर लेके आएंगी। वो दिन तो आएगा कि जब वहाँ के बच्चे जो हैं उनको फिर से ये नारा दोहराना नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ उल्फत, मोहब्बत और जो इज़्ज़त है वो फिर से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और वो दिन दुनिया के नक्शे पे वो जो माजी के अंदर एक लकीर खींची गई थी उसको ज़रा तौसी कर देगा और आगे बढ़ना पाकिस्तान के मंजरनामे में बेहतरी का सबब बनेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के मजमूई सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं कि इस वक्त सारा मंजरनामा क्या है सियासी माहौल में। राना साहब क्या समझते हैं कि इस वक्त सियासी मंजरनामे में जहाँ पे हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो रही माजी करीब के अंदर और तमाम तर उम्मीदें मुज़ाकराती टेबल की वापस आने की वो टूट चुकी हैं, इस वक्त बादी नज़र में तो यही दिखाई देता है। आने वाले दिनों में 2 दिन बाद कौन सी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है आपको? जो 2 दिन बाद की तो बात करेंगे बाद में। एक मुबारक हो जी, पीकैट का एक्ट की पहली दरखास्त चली गई है। हाँ जी, वो तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही चली गई है ना। घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब तो मैंने ये देखना है कि क्या इसकी FIR दर्ज होती है। कानून कहता है कि FIR दर्ज होती है, पीका एक्ट की तरामीम कहती हैं कि FIR दर्ज होती है। अब तो मैंने देखना है, अगर वो FIR दर्ज ना हुई तो ज़हन में रखिएगा हम भी कोर्ट्स में जाने के लिए तैयार होंगे ना, कि अगर वो कानून हद तक के इज़्ज़त का भी है, अगर उस कानून में झूठी खबर फैलाना, किसी को अजियत देना, किसी को ज़हनी टेंशन देना, टार्चर करना जुर्म है, तो यार ये पहली एप्लीकेशन चली गई है। तो अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि कल हो सकता है आज ही साइबर क्राइम वाले वो FIR भेज दें सबको कि ये ले जनाब हमने FIR दे दी है और घर को आग लग गई, फिर कहते हैं ना घर के चिराग से। तो या सर ये तो होने जा रहा है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आगे अब करते हैं ज़रा अगली, आपने कहा क्या सियासी सूरत हाल क्या होने जा रही है। बड़ी देर बाद आज बड़े मियाँ साहब एक्टिव हुए हैं, अरकान असम्बली से मिले हैं, जाती उमरा में महफिल सजी है और लोगों ने कहा जी बहुत अच्छा काम मरियम साहिबा ने किया, अरकान असम्बली ने कहा कि और कमाल कर दिया उन्होंने। ये मुलाकातें उस वक्त शुरू होती हैं जिस वक्त आप देखते हैं कि यहाँ तो इलेक्शन करीब हों, तो जहाँ आपको एक ख़तरा नज़र आ रहा हो कि किसी वक्त भी अवाम में जाना पड़ेगा। अरकान असम्बली की मुलाकातें 1 साल में आपने देखी हैं इस तरह होते। खामोशी बड़ी इख्तियार की रखी है, वो तो गोशा नशीनी में चले गए। दूसरा, मैंने कल याद करें आपसे एक बात की थी यहीं पे बैठ के, मैंने कहा था जब गैर फितरती इत्तेहाद बन जाए तो इसका मतलब है कुछ होने वाला है। ठीक है, कल हमें शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने कहा था कि बहुत मुश्किल सी है क्योंकि हम मुखालफत में इतनी दूर तक चले गए थे, अब ख़त्म करना आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन कल रात को बड़ा सरप्राइज़ मिल गया और नारे देखें उस पूरे मौलाना साहब का, तहरीक इंसाफ का, शाहिद खान अब्बासी का और महमूद अशक सही और बाकी लोगों का, और आहिस्ता आहिस्ता ये सुनने में आ रहा है कि चीज़ें बनने ले जा रही हैं मज़ीद आगे। अच्छा, इन सब का फिर ये कहना कि नए इलेक्शन और उससे 2 दिन 4 दिन पहले सिंध के गवर्नर का ये कहना कि ये मसूदा और जमहूरी निज़ाम के मतलब जो अल्फाज उन्होंने अदा किए हम नहीं अदा करते। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो इशारे नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं कि तैयारी फल लो,
नगोटे कस लो तो किसी टाइम भी कोई वड्डी खबर आ जानी है। अब कल क्या कहा था नबील बोल ने कि अगर मौलाना साहब मैदान में निकल आए फिर हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए बड़ी टेंशन हो सकती है। ये चीज़ें तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होने लगा है, कुछ होने जा रहा है। खामोशी जो है ना वो टूटने वाली है और बड़ी तेज़ी से टूटने वाली है। खामोशी टूटने का चलें एक सियासी तौर पे फ़ायदा तो होगा, लेकिन सियासी तौर पे उन्हें नुकसान भी नहीं होगा। किन को नुकसान होगा? जो खामोशी तोड़ेंगे। बात यह है कि इस मुल्क में ना हमेशा मैंने ये चीज़ देखी है कि जो अभी भी मैंने कहा था, जब बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो जाए ना, बहुत ज़्यादा, तो बंदा उन्हीं इख्तियारात के नीचे आके दब जाता है। मुझे पता है ना कि यासर, हमें पता है कि हमने एक शो करना है, 7 दिन करना है, 5 दिन करना है, 3 दिन करना है, हम वो कर लेंगे। जब हमें पता हो ना एक शो हमने 22 दिन करना है तो हम थक जाएंगे ना। शौक में कर लेंगे, लेकिन एक दिन इतने बुरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे कि रोज़ाना करना क्या है। जब सुबह 8 बजे भी ट्रांसमिशन में मैंने बैठना है, आपने बैठना है, 9 बजे भी बैठना है, 10 बजे भी बैठना है, 11 बजे भी बैठना है, 12 बजे भी बैठना है, तो लोग हमें देखना छोड़ देंगे। चेहरों की ना शनाख्त ख़त्म हो जाएगी ना, इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ार होता है ना यार, 10 घंटे बाद किसी नहीं आना है। तो जब पता हो कि जो देखना इन्नी पैरा या मुँह नजर आना है, तो ये फिर वो ख़त्म होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। तो ज़हन में रखिएगा कि मैंने तो जो सियासी हिस्ट्री इस मुल्क की देखी है, इस मुल्क की सियासी हिस्ट्री में जो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हुए हैं ना, वो उतनी तेज़ी से वापस आए हैं। और ये तेज़ी जो है ये और किसको रास आएगी, ये बेनिफिशियरी इसका कौन होगा? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में अगर देखा जाए तो 8 फरवरी के हवाले से एक तरफ तो ये है कि बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर कोई नहीं कर रही, या जिसे आप मरकज़ी इज्तिमा कह लें, लेकिन फिर पसे पर्दा ये भी बात सुनने को मिलती है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, और उस सरप्राइज़ के हवाले से जो हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है वो भी डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही। इस पूरी सूरत हाल में हम ये खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि वो सरप्राइज़ कैसा हो सकता है हुकूमत के लिए। ठीक है, हिकमत अमली के माबैन उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको नहीं पूछने की कोशिश करते, लेकिन हुकूमत किस हद तक उस नरगे में आ सकती है। दूसरी बात यह कि गैर फितरती इत्तेहाद की जिस ब्रेक से पहले बात हो रही थी, वो हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन साबित हो सकता है, और उसके लिए पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ किसने किस हद तक किया, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने। शेख वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास साहब, सबसे पहले तो बात ये आपके ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से करते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ नज़रियात के लोग शामिल हैं। माजी करीब में अगर कहा जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हाथ मिला लेगी तो कोई ना सुनता, शाहिद खान अब्बासी साहब को गले मिला लेगी तो कोई ना मानता। तो ये जो लोग हैं जिनको आपने इकट्ठा किया या वो आपको इकट्ठा करने का बायस बने, तो ये गैर फितरती इत्तेहाद किसकी फितरत में तनाव लाने के लिए या खलीज पैदा करने के लिए मोहलिक साबित होगा? देखिए सर, मैं तो समझता हूं कि बात यह है कि इसके फितरी या गैर फितरी होने का तो शायद सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि तकरीबन वो तमाम सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, उनके अपने अपने फलसफे, अपने अपने नजरियात होते हैं, और जब वो सब अपोजिशन में चले जाते हैं वो उनको फोर्स कर दिया जाता है सबको एक ही ब्लॉक में, जिस पे फितरतें मिलती ना भी हों, अगर एजेंडा एक हो जाए, अहदाफ एक हो जाए, और लड़ाई के लिए निज़ाम के सामने खड़े होने के लिए, फसाइयत के साथ लड़ने के लिए आपकी राय एक हो जाए, तो इट डज नॉट रियली मैटर कि किसकी फितरत किससे मिलती है। माजी में भी पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद हुए हैं, वो फितरतों वाला सवाल तो इसलिए पैदा नहीं होता कि केड़ी जमात है जिहदी फितरत दुई जमात ना रल दीजिए। अगर कोई रल दिया नहीं तो हुकूमतें बैठिया ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये फितरतन एक ही हैं, ये चाहते हैं कि मुल्क को लूटे खसूटे
मुल्क को तबाह करें, किसी आवाज को ऊपर ना उठने दें, तो वो एक फितरत की जमातें हैं और जो उनके सामने खड़ा होना चाहते हैं, उनके नजरियात, अहदाफ और उनकी आवाज एक है, तो मैं ये समझता हूं कि इस किस्म का कोई कंसर्न होना नहीं चाहिए। अच्छा शेख साहब, एक इत्तेहाद बन गया, मुतालबात भी सामने आ गए। 8 फरवरी के बाद अगले जो जलसे जुलूस होंगे, क्या वो इस इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम होंगे, और क्या कोई बड़ी तहरीक के लिए मजीद आप वक्त लेंगे? सर देखें, बात यह है कि पहले भी जो एक इत्तेहाद बना था तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से, बहुत से जलसे उसी इत्तेहाद के जो है वो बैनर तले हुए, चाहे वो बलूचिस्तान में हुए, चाहे वो KP में हुए, चाहे पंजाब में हुए, अगर आपको याद होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जलसे जो हैं वो इसी इत्तेहाद के बैनर तले होंगे, बट जब ये इत्तेहाद बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी मेहनत कर रही है, वी आर रीचिंग आउट टू एवरी पार्टी, तो मैं ये समझता हूं कि कोशिश यही की जाएगी कि इसी इत्तेहाद के बैनर तले तहरीक को चलाया जाए और आगे लेके जाया जाए। जी अच्छा सर, 2 दिन बाद सरप्राइज क्या होगा? चलें स्ट्रेटजी डिस्क्लोज ना करें, लेकिन सरप्राइज का इम्पैक्ट ही बता दें कि हुकूमत पे क्या पड़ेगा। देखिए सर, सरप्राइज अगर आपको बता दें कि सरप्राइज होगा तो फिर सरप्राइज इतना रह गया ना, मगर मैं ऑब्वियसली इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं, इसीलिए सर सरप्राइज पूछा ही नहीं। मैं आगे से बात यह है कि सर ये एक चोर और डाकू हुकूमत है, जिनके हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, पैर अंदर रेत तेरे, इनके पैरों के नीचे रेत है, ये किसी ऐसी जगह पे नहीं खड़े, ये तो किसी दिन भी नीचे से निकल जाएगी तो पता नहीं चलेगा। मैं ये समझता हूं कि जो मुश्तरका एलामिया ही आया है कल, ये जो सारे लोग खड़े हुए, जिसमें मौलाना खाकान अब्बासी, हमारे लोग, ये सब खड़े हुए, ये भी हुकूमत को काफी हद तक उसने शेक किया है, जिस किस्म की बात उन्होंने कर दी है, और जब उन्होंने फ्रेश इलेक्शन मांग लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें अगर ये इकट्ठे होकर सामने आते हैं, और वो जो सरप्राइज जिसकी बात हो रही है, जो हमारे कई जिम्मेदारान ने जिसका जिक्र किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो ऑलरेडी शेकन गवर्नमेंट को और ज्यादा शेक कर लेगी, और ये जिस तरीके से हमारे और इस इदारों के दरमियान खलीज पैदा करके अपने लिए दुकानदारी हमेशा के लिए मुस्तकिल करना चाहते हैं, शायद वो मौका इनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाए उसको ज्यादा लिंगर ऑन करना। अच्छा शेख साहब, खत जिसका जिक्र बड़ा छिरा, वो खत है, मिला किसी को? इमरान खान डट के खड़ा है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि उनको बिलवास्ता इस किस्म की बहुत सी ऑफर्स आई जो उन्होंने ठुकरा दी। इमरान खान ने नवाज शरीफ की तरह ऑफर लेनी होती तो वो इमरान खान नवाज शरीफ से बहुत बड़ा लीडर है, कब की ऑफर उन्होंने कबूल कर ली होती, बट उन्हें कुर्बानी देना जो है वो उन्होंने मुनासिब समझा। जेल में रहना, इस बच्चों के, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल में रहना उन्होंने मुनासिब समझा। मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि वो अपील है, तो फिर शायद इनको जो है ना वो अपनी रीडिंग स्किल्स जो है वो बेहतर करनी चाहिए। इमरान खान का खत, आपका जो पहले सवाल का हिस्सा था, मैं वो भी साथ जवाब देता फिरूं, वो एक ओपन लेटर है जो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आ गया है। दैट मींस कि वो लेटर खान साहब ने जिसको एड्रेस किया है आर्मी चीफ को, उसके कंटेंट उन तक कन्वे हो गए हैं। उस खत के अंदर कंसर्न्स हैं, उस खत के अंदर चीजें कंडेम की गई हैं, उस खत के अंदर ये कहा गया है कि ये चीजें जब तक तब्दील नहीं होंगी ये खरीज बढ़ती जाएगी। पैका का जिक्र हुआ, बीच में रिगिंग का जिक्र है, किस तरीके से इदारे हर चीज छोड़ के PTI के पीछे पड़ गए, बढ़ती दहशत। सो कहने का ये मकसद है, अगर उसको कोई अपील समझता है तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, क्योंकि जिन आदमियों को बार बार ऑफर्स की गई हों कि आप बाहर चले जाएं, किसी सब जेल में चले जाएं, कि नतिया गली चले जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं, जो कि खान साहब जो अटक जेल में थे उस वक्त किया गया था, वो अपील नहीं करते हैं। और ओपन लेटर्स के आजकल एक ये भी बड़ी बहस चल रही है सर कि जवाब नहीं आएगा। कोई ना, एक वजीर ने जड़ा इन्होंने रखा हुआ है वो साहब की करा, वो रसीद भी नहीं आएगी, फजूल किस्म की गुफ्तगू करते हैं। उसका जवाब सिर्फ ये है कि इस किस्म के लेटर्स जो होते हैं वो कंसर्न्स कन्वे करने के लिए होते हैं। जो पॉइंट खान साहब कन्वे करना चाहते थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, उन्होंने कर दी है। इन चीजों के जवाब या इन चीजों के मामलात इस तरह नहीं होते जिस तरह ये बच्चों वाले गुफ्तगू करते फिर हैं जगह जगह पे। अब ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा है और उसकी गुफ्तगू का लेवल देखें, अब मैं क्या कह सकता हूँ उसकी। तो आप अच्छा ये तो बता दें, खान साहब को कितनी दफ़ा ऑफर्स हुई कि आप
चले जाएं बनी गाला या किसी और जगह, ऑफर हुई भी है कभी या नहीं हुई? सर खान साहब ने अपने मुंह तो एक गल कर देती है, और खान साहब का तो हर लफ्ज हमारे लिए जो है, हम तो उसको बिल्कुल डाउट कर ही नहीं सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इमरान साहब ने कह दिया कि खान साहब ने कि जब वो अटक में थे तो तब कहा गया था भाई मुल्क से बाहर चले जाओ, खामोश हो जाओ, फिर यहाँ बिलवास्ता जो है वो ऑफर्स आई, तो वो खुद कह चुके हैं सर। उस पर कोई मुझे या किसी और को तो कहने का वो ही नहीं है। अच्छा, 3 दफा के हवाले से वो मेंशन कर चुके हैं इमरान खान साहब खुद सर। अच्छा शेख साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी बतौर वज़ीर आज़म मैंने कभी तनख्वाह नहीं ली, बतौर वज़ीर आला भी मैंने कभी तनख्वाह नहीं ली, मैं तनख्वाह लेना ही नहीं चाहता, मैं तो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। अब ऐसे वज़ीर आज़म के खिलाफ आप इत्तेहाद बना रहे हैं सर? हाँ ठीक है, वो 8-10 लाख रुपया तनख्वाह ना लो तो अद्धा मुल्क लुट के खा जाओ, तो फिर कोई मैं को बड़ा अजीम आदमी आ, मतलब सारा जितने केसेस सन खानदान के ऊपर, चाहे वो नैब में थे, चाहे वो FIAs में थे, चाहे वो किसी भी इदारे में थे, वो सारे के सारे जब आप PDM के उस दौर में आए वो आपने सारे के सारे खत्म करवाए। ठीक है जी, आपने अपने FIA के अफसर लगाए, तमाशा लगा रहा टीवी के ऊपर जब सारे अफसरों को इसी काम पे लगा दिया था FIA के कि सारे गवाह उरा परा करो, फिर इंक्वायरियां करो, और कई अफसर जवाब दे के चले गए थे। उसके बाद ये कहना कि मैं इतने पैसे नहीं लेता और ये नहीं करता, उसके बदले में खानदान के एक शख्स को जो प्रोटोकॉल्स की लाइन दी हुई है जिन पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो जो कैंप ऑफिसर्स डिक्लेयर किए हुए हैं जगह जगह पे, वो जो दौरों के ऊपर सैकड़ों लोगों को लेकर, तो एक लंबी दास्तान है। अब पाकिस्तानी कौम ना ये इन चोचरों और इन स्किट्स और गिमिक्स के अंदर नहीं आती है कि जी मैं अपनी तनख्वाह छड़ता पाया। वो भाई तुसी करोड़ों अरबों रुपए के फायदे चुक रहे हो, तो अगर तुसी 8-10 लाख छड़ देते तो साढ़े प्यो तो केड़ा एहसान है। वो तो बेहतर होता कि आप अपनी तनख्वाह ले लेते और पाकिस्तान को बख्श देते। तो ऐसे वजीर आजम पे जो फॉर्म 47 की पैदावार हो, जो इन्होंने इलेक्शन न जीता हो, जिनको इंस्टॉल किया गया हो, उनके खिलाफ तो इस निज़ाम के अंदर खड़े हो के एक जो है वो हक बात करना और इत्तेहाद बनाना ये जायज़ बात है और यही मुनासिब बात है और यही वक्त का तकाजा है। अच्छा, तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के बाद, हम ये नहीं पूछते सरप्राइज़ तो ख़त्म हो गया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ को मार्च, एहतजाज या फिर कानूनी जंग क्या करेगी या सब कुछ करेगी? देखें, बात यह है साहब के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपने देखा पिछले लास्ट में हाउ वाइब्रेंट PTI वाज। वज़ीर आज़म को बात नहीं करने दी, बड़ा मुश्किल हो गया था इनके लिए सिलसिला चलाना। एक नई लहर जो है वो आ गई। इन्होंने जो कत्ल कराया, आर्टिकल 245 लगवा के हमारे शोहदा, हमारे असीर, उसकी वजह से हमारे वर्कर में काफ़ी गम और गुस्सा है और वो काफ़ी जो है वो मतलब है कि बड़ा उनमें वो है नाराज़गी और बड़ी तकलीफ है उनको, और तकलीफें सियासी वर्करों की और नाराज़गियाँ और गम और गुस्सा जो है वो उससे बचना चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने कहा कि मार्च, वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट, हम कभी उससे बाहर ही नहीं आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवा वक्त तैयार है। उधर से कायद का इशारा होना है, अडियाला से इतों बंदे जड़े ने, वो चाहे कोई मार्च होवे, चाहे कोई सिट इन होवे, चाहे कोई बहुत बड़ा जलसा हो, वो जो खान कहेगा ये हवा वक्त तैयार है। ठीक है, पंजाब में मसाइल जरूर है, मगर पंजाब वाले भी अपना इन मसाइल के बावजूद अपना छोटा बड़ा पॉसिबल हिस्सा डालते हैं हर जगह पे। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर जिस वक्त कायद कहेगा उस वक्त निकल पड़ेंगे। ये वास्ते तो कोई हुणे सानू कहते पेश पहले कोई वो नहीं दे सकते कि जी एक अगले महीने होगा या उससे अगले महीने होगा। जब ये जो पिछली मोबिलाइजेशन हुई हैं, खान साहब ने 8 और 10 दिन के टाइम में कहा, और वो पहला जो सवाबी जलसे के बाद जो हमारा 24 वाला था उसमें तो बहुत हफ्ता भी नहीं था, अगर आपको याद होगा। तो लोग तैयार थे, कैसे हजारों लाखों लोग निकल के गए। अच्छा शेख वक़ार साहब, एक चीज़ और, अमूमी तौर पे अपोजिशन के रहनुमाओं के ऊपर नात के केसेस बनते हैं, और जब हुकूमत के बंदों के ऊपर केसेस बनना शुरू हो जाएं तो ये तासुर मिलना शुरू हो जाता है कि हुकूमत कुछ अरसा ही है और उसके बाद फिर ये पेंडोरा बॉक्स जो है ये मज़ीद खुलेगा। लेकिन ऐसे वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर केसेस का दोबारा से खुलना, उसके ऊपर इंक्वायरीज का शुरू हो जाना, ये मामलात किस तरफ को जाते दिखाई दे रहे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म के केसेस अगर बनते हैं और कोई बना रहा है तो ऑब्वियसली फिर कल ये बहाना बनेगा, फिर ये इत्तेहाद से अलहदा होना चाहेंगे, फिर कई दफ़ा पीपल्स पार्टी इसके ऊपर वो करती है। मैं ये समझता हूँ कि इनको
क्योंकि ये इंस्टॉल्ड है और ऑब्वियसली समबडी हैज इंस्टॉल्ड देम, तो वो जो इनको इंस्टॉल करते हैं वो इनके साथ खेलते खुलते रहते हैं, कभी ये छेड़ देता कभी वो छेड़ देता है, की फर्क पैदा है। अच्छा, जो इनका करते हैं वो कभी इनके साथ खेलते हैं, कभी ये उनके साथ खेलते हैं, तो अब ये खेल ख़त्म होगा? सर असी अल्लाह ताला तो दुआ कर दें आप, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है कि अपने जो हकीकी मैंडेट जितना इनको मिला है छोटा बड़ा उसके हिसाब से ये अपना कद रखें, और जो पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे वो वापस आए। खान साहब, ये आपने देखा एलानिये में उन्होंने कहा कि फ्रेश इलेक्शन, इमरान खान साहब पिछले साल सवा साल में 2 दफ़ा फ्रेश इलेक्शन की बात कर चुके हैं। इन लोगों को घर जाना चाहिए, दोबारा इलेक्शन करा दें। अदालतों में हमारे केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर वो पेंडिंग केसों पे फैसले हो जाए टाइमली तो तभी इलेक्शन के बगैर हमारी हुकूमत वापस आ जाएगी। मैं तो ये कहता ये भी मतलब है कि ये भी इतना आसान काम है। फिर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ सर। ये जो तकर्रो तबादले हो रहे हैं अदलिया के अंदर और जो सीनियरिटी के मायार जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो आप ILF के प्लेटफॉर्म को किस हद तक मुतहर्रिक करेंगे? क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा कि वकला बरादरी में बड़ी तकसीम दिखाई दे रही है, तो कोई एक मुतहर्रिक मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही कि जो इसके ऊपर कोई बाअसर आवाज़ बन सके। देखिए सर, ये जो इशू है ना जजेस के हवाले से, इस पे तो हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। हम तो जजेस को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने खत लिखा और फिर दोबारा वो जो जजेस ने रिप्रेजेंटेशन के हवाले से वो किया। हम ये समझते हैं कि ये उनकी सीनियरिटी के साथ, और अगर वो ये भी कहते हैं कि आइन के साथ, तो उसकी भी एक ट्रू इंटरप्रिटेशन कोई नहीं है। अगर आप आर्टिकल 200 पढ़ें तो उसके सब सेक्शंस आप पढ़ें तो ये बिल्कुल उनकी खिलाफवर्जी नजर आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जजेस तो अब अपने टर्फ के लिए खड़े हो गए हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और सारी कौम को उनके साथ खड़े होना चाहिए। ये तो मजाक, मतलब जजेस के अंदर और थाना कोतवाली के SHO के अंदर फर्क होना चाहिए ना। उन पसंद नहीं आया तो उथे वाला चुप होते, ऐसे ले आओ, ऐसे वाला चुप होते, ऐसे ले आओ। मैं ये समझता हूँ कि जजेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ILF तो उनके साथ खड़ी है। अब जो आपने कहा कि मौसर आवाज की, ये इशू सिर्फ ILF तक महदूद नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के वकला का इशू है। वी वांटेड टू बी एन इशू जो कि लॉयर्स का इशू है, और लॉयर्स को इसको उठाना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द बोर्ड। ILF उस अक्रॉस द बोर्ड पार्टी अब उससे अबव होके वो बिल्कुल इसमें सबसे मुस्फर आवाज होगी जो इन जनों के साथ खड़ी होगी जिनके साथ ज्यादती की जा रही है और आइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये तो सर सिलसिला ख़त्म हो गया, ये चलता रहेगा, चल रहा है, चलता होगा। खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? मेरे तो बस चले थे, नहीं बस चले नहीं, वैसे तुसी खान साहब अक्सर तुसी शेख साहब यही कहते हो, वैसे कब तक देख रहे हैं आप खान साहब की रिहाई? होती है ना, एक इतला होती है। देखें बात ये है, और साथ इसमें मैं इसमें साथ ऐड कर ले कि अली मीन गंडापुर का 2 दिन पहले का जो इंटरव्यू है उसमें जो गुफ्तगू है उसको भी साथ शामिल जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं जो अली अमीन साहब हमारी पार्टी के CM है और बहुत सी जिम्मेदारियां जो खान साहब ने उनको दी हैं इस तनाजुर में, और जो वो बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो मैं तो उसको गैर संजीदा नहीं ले सकता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कहा चीजें अगर उसी तरीके से है तो फिर चीजें जल्दी बेहतर हो जानी चाहिए। अच्छा शेख वकास साहब, आपने गुज़श्ता दिनों हमारे प्रोग्राम के अंदर कहा था, एक शो कॉज नोटिस का आपने हवाला दिया था कि एक शो कॉज नोटिस है, उसका जवाब आ जाएगा सेनेट के कमेटी के उस फर्द की जानिब से जो आपकी पार्टी के रुकन है जिनके दस्तखत थे। क्या नोटिस का जवाब आया? सर देखिए, बात यह है कि हमने वो जो शो कॉल नोटिस इशू किए थे 2 सेनेटर्स और 5 MNAs को, अगर आपको याद होगा, जिन्होंने 26वीं तरमीम के हवाले से हमें ये कंसर्न्स थे कि ये हमारे रास्ते से कट गए थे, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की थी, उन लोगों के साथ आके कोई सेनेट और नेशनल असेंबली के कमरों शमरों में छुपे वुपे हुए थे, इस तरह की चीजें थी। उसमें हमने उनको शो कॉज नोटिस दिए, उसमें नेशनल असेंबली के लोगों के जवाब आए और सेनेट में एक जवाब आया और एक जवाब नहीं आया। अब आज उस पर एक और इंक्वायरी कमेटी नोटिफाई हो गई है कि जिनके जवाब आए हैं और वो मुतमिन हम नहीं हो रहे, तो उसमें हम उनको बुला रहे हैं 1 by 1, इकट्ठा नहीं होगा, 1 by 1 कमेटी किसी को भी पहले बुला सकती है और वो वहां हाजिर होके अपने शो कॉज का जो जवाब उन्होंने दिया है उस पे उन कमेटी मेंबरान को मुतमईन करेंगे। तो वो आज एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है और जो नहीं आएगा, ये मुतमईन नहीं करेगा, ये जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया है, वो वास्ते पंजाबी कहते हैं औख जे मसाइल है।
नहीं, आज भी उन्होंने एक दिन पहले भी उन्होंने, और फिर अभी भी तरादर वो पास करते जा रहे हैं उन पे, तो जवाब तो वो नहीं देंगे। वो तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वो किसके साथ खड़े हैं। तो अब आपकी तरफ से एक्शन शो काज तक ही रहेगा या आगे भी जाएगा, और आगे कब तक जाएगा? सर अब तो शो कॉज नहीं ना सर, शो कॉज का तो हो गया, शो कॉज जो हो रहे थे ना सर, अब तो शो कॉज के जो जवाबात हैं उन पे कमेटी बन गई है, क्योंकि हम जवाब से मुतमिन नहीं हुए ना। या तो किसी का जवाब नहीं आया, और अगर किसी का आया तो उस पर शायद मुतमिन नहीं हुए, वो जिस पे मुतमिन हुई कमेटी बुला लेगी। अगर वो कमेटी को सेटिस्फाई न कर सके तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे जनाब। अगर वो कमेटी को सेटिस्फाई और ना अगर कर पार्टी से निकाल दिए जाते हैं, पार्टी से निकाल दिए जाते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन में मतलब बताया जा सकता है जो कानूनी कार्रवाई है। फिर जो पार्टियों से निकाल दिए जाते हैं वो फिर सीटें भी लूज कर जाते हैं, सीटें तो भी फारिग हो जाएंगे। फिर जवाब जो रिटन में देना है, उसके बाद जो पेश होके जवाबात देने हैं, अगर उसमें वो पार्टी कायदीन को मुतमईन नहीं करते तो फिर पार्टी से निकाल दिए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में फिर उनका रेफरेंस दायर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख इकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो रियासती जुल्म बर्बरियत देखने को मिला और कई दहाइयों तक वो देखने को मिलता रहा, वो जिन्होंने वो जुल्म जबर सहा है, उनकी अजियतों का क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर आपने उसका 2% भी अपनी ज़िंदगी के अंदर भुगता होता, देखा होता या उसका मुजाहरा किया होता, तो आप चीख चीख कर मरने के नज़दीक पहुंच जाते और आप ये दुनिया को बावर करवाने की कोशिश करते कि देखो हमारे साथ क्या हुआ। उन लोगों के हौसले क्या है, और वो लोग जो सरहद के उस पार नहीं हैं, सरहद के इस पार मौजूद हैं, लेकिन उनकी ख़ानदान वाले वहाँ पर मौजूद हैं, और जब उनकी ख़बरें उन तक पहुँचती होंगी या उनके बड़ों की ख़बरें उन तक पहुँचती होंगी, तो वो किस तरीके से वो कर्ब जो है वो अपने सीनों के अंदर दबाए बैठते होंगे। उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनकी कैफियत का अंदाज़ा मैं अपनी ज़बानी आप तक नहीं पहुँचा सकता, और ना ही आप उस दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी की ज़बान से सुनते हैं कि जिसने उस दर्द को महसूस किया और कैफियत को भुगता है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अतीक साहब ने। सरदार अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार अतीक साहब, 5 फरवरी हर साल पाकिस्तानी जो हैं वो जोश व जज्बे से मनाते हैं और इस इजहार के साथ मनाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को वापस लेके रहेगा। लेकिन ये नारे, ये दावे, ये तो हमारा फ़र्ज़ है जो हम अदा कर रहे हैं। आप बतौर कश्मीरी क्या समझते हैं कि क्या उस कर्ब का अंदाज़ा दुनिया लगा पाई है, और अगर नहीं लगा पाई तो उसमें खामी किसकी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक 5 फरवरी का ताल्लुक है, ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, और अहले पाकिस्तान जो है वो कश्मीरी अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। हर दुनिया की तहरीक के पीछे कोई ना कोई मुल्क है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कश्मीरियों की तहरीक के पीछे एक ऐसी पाकिस्तान मौजूद है जो रोज़ अव्वल से कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। ये यकजहती बड़ी अहमियत है। देखिए, एक मुनफरिद है अपनी नौयत की कि कोई एक सेटल्ड कौम, 25 करोड़ की कौम जो है वो एक डिस्प्यूटेड इलाके में, मुतनाज़ा इलाके के साथ अपनी यकजहती इस तरह मनाए कि सारी दुनिया को मैसेज जाए कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान जो लाजवाल ताल्लुक है वो हिंदुस्तान की या दुनिया की किसी साजिश के जरिए ख़राब नहीं किया जा सकता। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीरियों का दुख दर्द जो है उसे महसूस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी अवाम, मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज के दिन सारे पाकिस्तान और दुनिया भर में कश्मीरी के साथ यकजहती का इज़हार किया है। जहाँ तक कश्मीरी अवाम का ताल्लुक है, वो ये यकजहती आए दिन से कर रहे हैं, और क्या हमें पाकिस्तान से पहले से कर रहे हैं, 1947 से कर रहे हैं। करारदाद इलाके पाकिस्तान से लेकर मुस्लिम नस्ल की करारदाद से लेकर इस वक्त तक करते चले आए, और इस दरमियानी अरसे में भी आपने देखा कि कश्मीरी ने पाकिस्तान के साथ अपनी वापसी को यकीनी बनाने के लिए किसी वक्त भी उससे किसी कोताही का मुजाहरा नहीं किया। ये बेतरफा ताल्लुक है, फिक्रू और जिस्म का ताल्लुक है,
और इसमें जो कश्मीरियों की खास तौर पर इस नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आने के बाद के जो हालात हैं, जो वाक़ात हैं, वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत तकलीफदेह है। जो मज़ालिम इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों के ऊपर किए हैं, वो सारे के सारे तजुर्बात का निचोड़ जो है वो कश्मीर में RSS के गुंडे जो है और हिंदुस्तानी फौज जो है रियासती दहशत गर्दी में मसरूफ है, और वही मज़ालिम जो है वो सारे के सारे कश्मीरियों पर ढाए जा रहे हैं। कश्मीरियों पर सख्ती कत्ल गारत जारी है। खास तौर पर आबादी का तनासब बिगाड़ा जा रहा है। कश्मीरियों को बाहर से लाकर गैर कश्मीरियों को आबाद किया जा रहा है और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं। लेकिन इस सारी बात के बावजूद कश्मीरी अपने माल पर डटे हुए हैं। ये जो इनका दुख दर्द आपने कहा कि दुनिया महसूस करे, दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए जो बात महसूस करती है उसी से हिंदुस्तान इनकारी है, और हमें अपनी कोशिशों को तेज करना है, एक कौमी कश्मीर पॉलिसी तश्कील देनी है और इस बात का एहतमाम करना है कि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके माजी के तजुर्बात में जहाँ को कमी है उसको ठीक किया जाए और दुनिया को हिंदुस्तान के अज़ाइम से आगाह किया जाए। ख़ास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर की सूरत हाल है उससे दुनिया को बाखबर किया जाए। सरदार साहब, नारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गूंजते रहेंगे, पाकिस्तानियों की मोहब्बत कम नहीं होगी। कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में हो, अपोजिशन में हो, वो कश्मीर के नारे से पीछे नहीं हट सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नहीं मानी गई, दुनिया के किसी भी मुल्क से किसी जगह से भी कोई करारदाद कोई चीज़ आई नहीं मानी गई। आप क्या समझते हैं कि अब कश्मीर का हल बज़ौर ताकत है या इसी तरह के एहतजाज हैं? देखिए मोहतरम, गुजारिश ये है कि ये जो एहतजाज है ये तहरीक का हिस्सा है। एहतजाज मकबूजा कश्मीर के अंदर भी होते हैं, आइज होते हैं, पुरअमन एहतजाज होते हैं। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की का जो चार्टर है वो ये हक देता है लोगों को अपनी आज़ादी के लिए हर मसला जैसे भी उसको अपनाएं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन नारे और नज़रिए तहरीक को तक़वियत देते हैं और रास्ता हिंदुस्तान जो है वो पुरअमन शराइ को बंद करता चला जा रहा है। सियासी मुज़ाकराती हल करीब पहुँचता है तो हिंदुस्तान को इनको खराबी लेके सामने आ जाता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुज़ाकरात इसका बेहतरीन रास्ता होना चाहिए था। वैसे भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है बेशुमार मामला जो हल हुए हैं वो थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन से हल हुए हैं, सिर्फ की मुज़ाकरात में भी हल हुए हैं, तो कश्मीर पर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन ये जो कश्मीर के अंदर मज़ालिम है उनका मंतकी नतीजा ये है कि लोग जो है जब दीवार के साथ लग जाए तो फिर हिंदुस्तानी फौज से असला छीन कर उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। इसको रोका नहीं जा सकता। खुद पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवा रहा है, बलोचिस्तान में करवा रहा है, खेती में करवा रहा है, जनूबी पंजाब में करवा रहा है, बाकी इलाकों में करवा रहा है, उसके भी अपने कुछ तकाजे हैं। कश्मीर के बॉर्डर पर भी हिंदुस्तानी फौज की नकल हरकत जो है वो गैर मामूली तौर पर कभी कभी बढ़ जाती है। तो ये सारी बात इस बात का तकाजा करती है कि हमें दोनों ऑप्शन को खुला रख के आगे चलना होगा। मुज़ाकरात की बात को जरूर हम करें, प्रेफर करें, इसको प्रायोरिटी दें, उसको तरजीही बुनियादों पर करें, अमन का रास्ता ढूंढते रहें, लेकिन इस बात से गाफिल न हो कि हिंदुस्तान के तोसी पसंदाना अज़ाइम है, हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम है। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हिंदुस्तान इस खिते के अंदर तेजी के साथ तबाही का शिकार होता जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर के हालात आपके सामने है, नेपाल, काठमांडू, भूटान, इन इलाकों के अंदर माओवादी हुकूमतों का काम आपके सामने है। तो हिंदुस्तान तेजी के साथ इस खिते में तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन वो जारियत से बाज नहीं आता। कनाडा जैसे मुल्क में जाकर वो हिंदुस्तानी शहरी को कत्ल गारत जारी का निशाना बनाता है और सारी दुनिया इसको, अमेरिकन भी, ब्रिटिशर्स भी और मगरबी दुनिया भी इसको तस्लीम कर चुकी है कि हिंदुस्तान जो है दहशतगर्दी को आलमी सतह पर फैलाने में मशरूफ है। तो इसलिए हमें दोनों ऑप्शन को खुला रखना है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की दफाई कुव्वतें इस पोजीशन में मौजूद है कि हिंदुस्तान अगर ये लड़ने की सलाहियत रख सकता तो वो कभी छोटे छोटे फितने और छोटी छोटी दहशतगर्दी का रास्ता
इख्तियार न करता। इसलिए हमें दोनों ऑप्शन को खुला रख के आगे चलना है। सरदार साहब, आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल ना होने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्या अगर OIC का प्लेटफॉर्म हमने मजबूत रखा होता तो उनके ऊपर अमल हो पाता, या फिर उसकी मंतकी कुछ और है, वहाँ ताकत का इस्तारा कुछ और? देखिए, गुजारिश ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में अपनी जगह बहुत मुस्तहकम डॉक्यूमेंट है और उसी की बुनियाद पर हमारा केस बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसल्लम तौर पर बैनुल-अक़वामी खुद इरादी का आलमी केस है। लेकिन इससे इस बात को जरूर समझना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के रास्ते में जो चीज़ रुकावट का बायस बनती है वो हिंदुस्तान की ब्लैकमेलिंग है, हिंदुस्तान की हद गर्मी है। हिंदुस्तान दुनिया में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात से के खिलाफ अपने आप को एक चीन के मुकाबले की कुव्वत साबित करने की कोशिश में मसरूफ है और मगरबी दुनिया की आंखों में दूध जोड़ता है कि शायद दो के दिन तरंगे अरुणाचल प्रदेश के हालात को आप देखें और बाकी इलाकों के हाल देखें, तो कोई मुकाबले नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है चीन की फौजी कुव्वत का, माशी कुव्वत का, दिफाई कुव्वत का। लेकिन आलमी करारदादों के रास्ते में ये बात बहुत बड़ी उसने ब्लैकमेलिंग के लिए रुकावट पैदा की है और हद गर्मी का मुजाहरा किया है। वरना आलमी कानून इस बात का तकाजा करते हैं कि जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बारहा रिएक्ट कर चुके हैं कि ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मौजूद है सही, और इसे आलमी करारदादों की रोशनी में हल होना है, तो फिर हिंदुस्तान को ये बात माननी चाहिए। खुद हिंदुस्तान के अंदर ये राय पैदा हो रही है कि हिंदुस्तान की हदगर्मी हिंदुस्तान को अंदर से खोखला कर रही है। 25-30 के करीब इलामी की तहरीकें हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं। हिंदुस्तान वो जो अंदरूनी अलहदगी की तहरीक है वही इस बात का पैगाम है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी किस हद तक मजबूत है, लेकिन हठधर्मी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं करने दे रही। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक खान साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।